नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी लंबे अरसे के बाद और एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता जो कि 33 क्लासों में जाके पूरी हुई। विद्यार्थियों, एक बड़ा धमाका था, बड़ा रिकॉर्ड है ये। संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में आप सर्च मार के देखना, किसी भी एक टॉपिक पर और 33 क्लासें एक निश्चित क्रम से मिल जाएं, प्लेलिस्ट बना के मिल जाएं, मुश्किल है। आप स्वयं उठा के देखना, ठीक है। खैर, अभी अपनी शुरुआत है और आ, इस बात का पता भी लोगों को नहीं है कि ऐसा यहाँ पे पढ़ाया भी जा रहा है और कम से कम 700-800 क्लासें या 1000 क्लासें यूट्यूब पे कोई बंदा फ्री में पढ़ा देगा, ऐसा हर किसी को विश्वास नहीं है। मैंने भी आजकल कहना बंद कर दिया है क्योंकि लोग बड़े शातिर हो गए हैं, कहे पे विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे भी कहा था कि सर कब तक पढ़ाओगे, 1K सब्सक्राइबर होने तक पढ़ाओगे या मोनेटाइज होने तक पढ़ाओगे। तो मैंने उनको शुरुआत में बड़ी दिलचस्पी के साथ कही थी कि आप देखते रहिए और जब तक क्लासें आती हैं तब तक आप बने रहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी क्लासें कभी थमेंगी नहीं। सॉरी, मेरी क्लासें कभी थमेंगी नहीं और आप कभी चैनल छोड़ के जाओगे नहीं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक क्लासें आती रहें तब तक आप मेरे पे विश्वास रखना, मेरे कंटेंट पे विश्वास रखना। और मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि इतिहास विषय की ऑब्जेक्टिव टाइप की किसी भी एग्ज़ाम हो, नेट हो, प्रोफेसर हो, स्कूल व्याख्याता हो, टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई भी वो एग्ज़ाम होती हो, सारी एग्ज़ामें आसानी से पास हो जाएंगी। आप इस कंटेंट को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा मेरी टेस्ट सीरीज और चल रही है, उससे जुड़ने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं वहाँ से। यकीन मानना कि इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के अलावा आपको इतिहास में किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अन्य कोई कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरी टेस्ट सीरीज़ में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालता हूँ, कुछ वाक्य ऐसे भी डालता हूँ जिसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता। कारण ये है कि सारा कंसेप्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेकिन कंप्लीट फैक्ट दे पाना या उतने फैक्ट दे पाना जो एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त हों, मुश्किल है। इतना मैं दे देता हूँ कि 70% आपको आसानी से मिल जाएगा पढ़ाए हुए में से। लेकिन टेस्ट सीरीज़ भी उस पर यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी एग्ज़ाम का लगभग हम 80 से 90% पेपर कवर कर लेंगे। संभव है, हमारी किस्मत अच्छी रही तो 90 से ऊपर भी चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप ज़रूर जुड़ें, टेस्ट सीरीज से भी जुड़ें और क्लासें तो देख ही रहे होंगे, शेयर भी करते रहें ताकि अन्य लोगों को फ़ायदा हो और सबसे बड़ी बात मुझे खुद फ़ायदा हो, है ना। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए ही कर रहा हूँ। मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उस बहाने कम से कम मेरे बहाने आपको भी कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में स्टार्ट करना चाहूँगा। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय नगरीय क्रांति, है ना। देखिए, मैं इसको बढ़िया से समझा दूंगा आपको भी। द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं, है ना। सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन। विद्यार्थियों, इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 600 बीसी से और 300 बीसी। 600 बीसी से 300 बीसी, जिसको हमने सूत्रकाल भी नाम दिया था, आपको याद होगा, सूत्रकाल भी नाम दिया था, है ना। अब वैदिक काल के बाद का विद्यार्थियों द्वितीय नगरीय क्रांति का काल आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वैदिक काल कब से कब चला। वैदिक काल का जो समय था विद्यार्थियों, वो कितना था वैदिक काल का समय। वो था हमारा 1500 बीसी से और 600 बीसी का समय था। तो 600 बीसी के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा ना 300 बीसी तक, है ना। इसलिए हम इसको जो है
वैदिक सभ्यता के खंडहरों पर और द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि कब तक चला, 300 बीसी तक चला। यानी कि 300 बीसी में जाके मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो जाएगा और मगध में और जो है मुगल वंश मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी, है ना। 322 ईसा पूर्व के आसपास जो है चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। और इसी के साथ ही सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक हमारा समाप्त होगा और मौर्य काल शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस दरम्यान यानी कि इस काल के बीच में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं और क्या इसकी विशेषता रहती है, तो वो सारी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि मैंने वैदिक काल में बताया था कि वैदिक काल में हमने परिचय पढ़ा, फिर हमने विशेषताएं पढ़ी जिसमें ऋग्वैदिक काल के अलग और उत्तर वैदिक काल के अलग, और फिर हमने उसके स्रोत पढ़े। 3 भागों में हमने वैदिक काल को बांटा था और इन 3 भागों में हमको टोटल 33 क्लासें लगी। उसी प्रकार विद्यार्थियों द्वितीय नगरीय क्रांति को यदि मैं वास्तव में इसको भी डिवाइडेशन करके और इसकी क्लासों की संख्या की यदि मैं रखूँगा तो इसमें मान के चलना कि अपनी जो क्लासें हो जाएंगी 33 से तो ऊपर जाएंगी, ये पक्का मानना आप। इतनी ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो विद्यार्थियों, इसमें मैं सबसे पहले तो एक इसका परिचय करवाना चाहूँगा आपको, एक बेसिक परिचय हम करेंगे। फिर हम दूसरा टॉपिक जो देखेंगे इसमें वो द्वितीय नगरीय क्रांति की विशेषताएं हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताएं जो हैं गजब की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं रहेंगी उसमें हम, जैसे मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो हम इसकी आर्थिक विशेषताएं पढ़ लेंगे, आर्थिक विशेषताएं पढ़ लेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों हम इसकी जो है राजनीतिक विशेषताएं पढ़ लेंगे, राजनीतिक, है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका जो है धार्मिक विशेषताएं देख लेंगे, धार्मिक विशेषताएं। और इसकी जो कुछ बचेंगी विद्यार्थियों अन्य में हम जो है अन्य विशेषताएं कुछ देख लेंगे और कुछ होगा तो ठीक है। समाज का ऐसा कुछ है नहीं अभी, ठीक है। तो ये 4 डायमेंशंस पर हम बात करके विशेषताएं हम पूरी पढ़ लेंगे। उसके अलावा इसमें जो प्रमुख रूप से जो आता है ना विद्यार्थियों, वो हम इसमें जो है 3 प्रमुख घटनाओं को पढ़ते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति की प्रमुख घटना जो है विद्यार्थियों मैं यहाँ पे बताऊँ, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटना क्या घटी इसमें, इस काल की जो प्रमुख घटना है विद्यार्थियों उसमें हम 2-3 चीज़ों को रखते हैं। मैं यहाँ पे कलर पेन का बदलूंगा। देखो इसमें हम एक टॉपिक तो पढ़ते हैं महाजनपद काल, महाजनपद काल, है ना। महाजनपदों को पढ़ते हैं। महाजनपद काल क्या, हाँ महाजनपद पढ़ते हैं और उसको ही हम महाजनपद काल बोलते हैं। ये टोटल 16 हैं विद्यार्थियों, कितने हैं, 16 हैं। एक तो हम इसमें ये पढ़ते हैं, है ना। दूसरा हम पढ़ते हैं नवीन धर्मों का उदय। क्या पढ़ते हैं, नवीन धर्मों का उदय, नवीन धर्मों का उदय पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। और एक तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। क्या पढ़ते हैं, मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं विद्यार्थियों, मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं। तो ये 3 टॉपिक इसमें बड़े टॉपिक हैं। 16 महाजनपदों में, ये महाजनपद में तो 16 महाजनपद आ जाएंगे। नवीन धर्मों के उदय में विद्यार्थियों क्या आएगा, देखिए नवीन धर्मों के उदय की मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों जैसे जैन धर्म आ जाएगा, है ना, जैन धर्म आ जाएगा। उसके अलावा इसमें बौद्ध धर्म आ जाएगा, है ना, बौद्ध धर्म आ जाएगा, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इसके अलावा जो है आजीवक आ जाएंगे, है ना, आजीवक आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें चारवाक आ जाएंगे, है ना, चारवाक आ जाएंगे। चारवाक तो सबसे पहले के ही माने जाते हैं वैसे, ठीक है। तो इतने सारे ये जो धर्म थे इनका उदय हुआ। और इनका उदय क्यों हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो रूढ़िवादिता आ गई थी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार हमने देखा कर्मकांड आ गए थे, दुनिया भर के यज्ञ होते थे और शूद्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना।
और स्त्रियों की दशा जो है इस काल में बड़ी दुरूह हो गई थी। तो स्त्रियों को सम्मान देने, शूद्रों को सम्मान देने के लिए और जैन दर्शन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस प्रकार के धर्म जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। क्योंकि वैदिक दर्शन में ईश्वर को इतना सर्वप्रमुख बना दिया कि ईश्वर के खातिर सब कुछ वो लोग करने लगे। आपको पता होगा पुरुष मेध यज्ञ वो करते थे जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। सोचिए आप, ऐसे ऐसे कर्मकांड आ गए थे। वहाँ पे बैलों की बलि दी जाती थी, जबकि द्वितीय नगरीय क्रांति में जो है व्यापक रूप से कृषि होने लगी और कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता किसानों को थी, जबकि ब्राह्मण लोग क्या करते थे, बैलों की बलि देते थे। इसलिए जो है वैदिक धर्म का लोगों ने विरोध किया और इन धर्मों की ओर आकृष्ट हुए, क्योंकि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन किसी भी प्रकार के यज्ञों की और इस प्रकार के जो कर्मकांड हैं उनकी बात नहीं करता है ना। तो वो सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बड़ा ही कंसेप्चुअल ये पोर्शन है और यहाँ पे तथ्य थोड़े कम हैं और पूरा समझने का मामला रहेगा। मगध के उत्कर्ष में विद्यार्थियों हम 2-3 वंशों को पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊँ आपको एक तो हमारा हो जाएगा हर्यक वंश हो जाएगा, है ना। हर्यक वंश, हर्यक वंश पढ़ेंगे, है ना। एक हम इसमें जो है शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है ना, शिशुनाग वंश है। इसके अलावा इसमें जो है नंद वंश पढ़ लेंगे हम, है ना। नंद वंश पढ़ेंगे, ठीक है, नंद वंश पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें बृहद्रथ वंश की भी बात करते हैं और इसके पढ़ने के बाद फिर आएगा नंद वंश की समाप्ति के बाद फिर आएगा इसमें जो है अगले टॉपिक के रूप में आएगा मौर्य काल, है ना। मौर्य काल कब आएगा? मौर्य काल कब आएगा? नंद वंश की समाप्ति होगी विद्यार्थियों कब? 322 BC में इसकी तो समाप्ति हो जाएगी, समाप्ति, है ना। ये नंद वंश की समाप्ति कब होगी? 322 BC में। और इसकी स्थापना कब होगी? इसकी स्थापना भी 322 में होगी, है ना। नंद वंश की समाप्ति और इसकी स्थापना हो जाएगी 322 BC में। कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। CM में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों द्वितीय नगरीय क्रांति वाले टॉपिक में इतने सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन बहुत बड़े टॉपिक हैं। 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो मुझे लगता है 3-4-5 क्लासें ये भी लग जाएंगी और यहाँ पे तो खूब सारा समय लगेगा, यहाँ पे समय लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे बड़ा जो समय यहाँ लगेगा मौर्य काल में, जो कि द्वितीय नगरीय क्रांति का हिस्सा नहीं है। मौर्य काल, ध्यान करना, द्वितीय नगरीय क्रांति 322 BC में समाप्त हो जाती है। उसके बाद मौर्य काल अगला टॉपिक आएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कहानी को कनेक्ट कर दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा फंडा क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों परिचय की, और इसे द्वितीय नगरीय क्रांति नाम क्यों दिया जाता है। क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको। देखो, क्रांति का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, पाषाण काल में भी मैंने आपको बताया है। जब हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं तो उसको गार्डन चाइल्ड ने कृषि क्रांति नाम दिया था। गार्डन चाइल्ड ही यहाँ पे नाम देने वाले हैं, हाँ, ठीक है। तो जो है कृषि क्रांति, क्रांति नाम क्यों दिया जाता है कि जब आमूलचूल परिवर्तन होता है, बिना प्लान के परिवर्तन हो जाता है, मतलब सारी व्यवस्थाएं जब बदल जाती हैं ना, तो उसको कहते हैं क्रांति, है ना। क्रांति का मतलब व्यापक पैमाने पर परिवर्तन, लॉट्स ऑफ डिफरेंस जब हमें देखने को मिले तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो क्रांति का मतलब क्या होता है? व्यापक पैमाने पर जो परिवर्तन होता है, व्यापक पैमाने पर परिवर्तन जो होता है ना विद्यार्थियों, वो क्या कहलाता है? वो क्रांति कहलाता है, ठीक है। अब द्वितीय नगरीय क्रांति इसको कहा क्योंकि प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता वाली थी और ये है द्वितीय नगरीय क्रांति, है ना, जो कि लोहे को केंद्र में लिए हुए थी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में और हमको अतिरंजी खेड़ा से और वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, जिसकी वजह से और उसके बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे, व्यापक पैमाने पर उसका प्रयोग हुआ
और कृषिगत औजार और उपकरण जो है लोहे के बनाए जाने लगे, हल बनाए जाने लगे और फावड़े बनाए जाने लगे, कुल्हाड़ियाँ बनाई जाने लगी, जिससे व्यापक पैमाने पर जंगलों की सफाई की और खेती को जो है हलों के माध्यम से जमीन को जो है हलों के माध्यम से जोता गया और व्यापक पैमाने पर कृषि और उस ज़माने के लोगों ने की, जिसकी वजह से उनका उत्पादन बढ़ा तो उनका जो है अधिशेष उत्पादन बढ़ा और अधिशेष उत्पादन बढ़ा तो अधिशेष उत्पादन ने उनके व्यापार वाणिज्य और जो मुद्रा प्रणाली थी उसमें बढ़ोतरी की। और जब व्यापार वाणिज्य और मुद्रा बढ़ी तो लोग पैसे वाले बन गए, मतलब उनकी जेब में पैसा आने लगे। और जब जेब में मनुष्य के पैसा आता है तो वो अपनी लाइफ स्टाइल सबसे पहले बदलता है, रहने का ढंग बदल देता है, अपने कपड़ों का स्टाइल बदल लेता है और इस प्रकार से मनुष्य जो है एक ग्रामीण जीवन से और एक नगरीय जीवन की ओर गमन करता है और नगर बसा लेता है। इस कारण इसको हम कहते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। विद्यार्थियों, समझ में आ गई होगी पूरी कहानी की द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों हुई यहाँ पे, क्योंकि इसके मूल में था लोहा और लोहे की खोज ने और उस जमाने के मनुष्य में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए, व्यापक परिवर्तन कर दिए। पहले जो एकदम साधारण सा मानव रहता था, झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, लेकिन अब बढ़िया मकान बनाने लगा, व्यवस्थित मकान बनाने लगा, व्यापार वाणिज्य हुआ तो अच्छे कपड़े पहनने लगा, एक दूसरे लोगों से संपर्क हुआ तो उनसे कुछ सीखा या उन्होंने हमसे कुछ सीखा। इस प्रकार से अपने नॉलेज में वृद्धि की, मुद्रा प्रणाली विकसित हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों क्या करती हैं, मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं और उस परिवर्तन को ही गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में द्वितीय नगरीय क्रांति नाम दिया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम परिचय में लिखना प्रारंभ करेंगे। परिचय में मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम जो है अगली स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, परिचय में मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करूँगा परिचय में। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं परिचय। तो मैं लिखूँगा वैदिक सभ्यता के अवशेषों पर, वैदिक सभ्यता के अवशेषों पर और इसकी समाप्ति के बाद, है ना, वैदिक सभ्यता के अवशेषों पर इस सभ्यता की समाप्ति के बाद, मतलब कब हुई समाप्ति, 600 BC के बाद, है ना, के बाद तथा मौर्य काल की स्थापना से पूर्व का काल कौन सा, 300 BC से पहले का, 322 है ये ना मौर्य काल की स्थापना, लेकिन हम मोटा मोटे 300 BC लगा लेते हैं इसमें ना। तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि सर आपने तो मौर्य वंश की स्थापना 322 लिखा है, यहाँ पे 300 क्यों लिख रहे हो। 300 लिख सकते हो, 322 लिख सकते हो, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 100-200 साल, मतलब 150-50 सालों का ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आता। देखो जैसे कोई काल है हमारी, जैसे वर्तमान में कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, महीना बदलता है ना, उस प्रकार से विशेषताएं नहीं बदल जाती। जैसे कि भाई सर्दियों के महीने हमने सेट कर रखे हैं, जैसे बरसात के महीने सेट कर रखे हैं, जैसे गर्मियों के महीने सेट कर रखे हैं। तो ऐसे अचानक से हम ये नहीं कि आज जैसे दिसंबर का है, जैसे मैं मान लेता हूँ फरवरी का महीना लास्ट हमारे सर्दी का है, तो हम फरवरी को तो स्वेटर जर्सी पहनेंगे और रजाई ओढ़ेंगे। और ये नहीं कि 1 मार्च को अचानक से रजाई को उठा के फेंक देंगे, गर्म कपड़ों को फेंक देंगे, भाई गर्मी स्टार्ट हो गई तो हम जो कूलर पंखा चला के सोएंगे, ऐसा नहीं होता ना। मतलब क्या होता है, समय लगता है थोड़ा सा ना। तो उसी प्रकार से उस काल की कुछ विशेषताएं चलती रहती हैं और नई विशेषताएं भी लागू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे इसमें क्या है ना कि वो होता है,
मतलब परिवर्तन आता है पूरा। तो इसलिए 20-30 साल 50 साल का ये जो अंतर है वो चलता है, इसलिए प्राचीन भारत में एग्जैक्ट डेट नहीं रहती, सब अनुमानित रहती हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एडी कर देंगे, बीसी तो रहेगा, पर 322 या 320 या 300 कोई दिक्कत नहीं है ना। पूर्व का काल क्या कहलाता है? द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। का काल द्वितीय नगरीय क्रांति का काल कहलाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति का काल कहलाता है। ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति का काल कहलाता है। इसे द्वितीय नगरीय क्रांति जो नाम दिया वो गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक में, और अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पुस्तक में नाम दिया। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यह नाम गार्डन चाइल्ड ने यह नाम गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, है ना, अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में नगरीय क्रांति, है ना, अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में दिया। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखें। यह नाम गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में दिया। ठीक है, अब एक बात और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जहाँ प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना सॉरी, हड़प्पा सभ्यता उसका मूल नाम होता है, मतलब सही होता है हड़प्पा सभ्यता, है ना, जहाँ प्रथम नगरीय क्रांति कांस्य को केंद्र में रखे थी, कांस्य को केंद्र में लिए हुए थी, कांस्य को केंद्र में लिए हुए थी, वहीं द्वितीय नगरीय क्रांति लौह धातु को केंद्र में लिए थी, है ना, केंद्र में लिए थी, है ना, लोहा धातु को केंद्र में लिए थी। ठीक है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता में लोहे के साक्ष्य मिले ही नहीं है। तो कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। वहाँ पे दे देते हैं कि वहाँ से खूब सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, आप वहाँ पे दे देंगे कि वहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं लोहे की बनी हुई, मातृ देवी की मूर्ति मिली है लोहे की, या सांड की मूर्ति मिली है लोहे की। तो लोहा आ जाए काट दो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी थी ही नहीं। लोहे की जानकारी कब हुई है? वैदिक काल में हो गई थी, लेकिन व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग इस काल में हुआ, द्वितीय नगरीय क्रांति में, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगले एक फैक्ट के रूप में मैं यहाँ पे जो है लिख डालता हूँ विद्यार्थियों। एक बात और मैं लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लौह धातु की खोज वैदिक काल में हो गई थी, वैदिक काल में हो गई थी, मतलब अतिरपक कम से हमको मिले हैं साक्ष्य लोहे के ना 1000 ईसा पूर्व के समथिंग, है ना, 1000 BC
के लगभग अतिरपक्कम से साक्ष्य मिले, है ना। अति रपक्कम तो यूपी में पड़ता है ना। यूपी से लोह के साक्ष्य मिले, है ना, लोह के साक्ष्य मिले। ठीक है, वैदिक काल में हो गई थी, मगर लोहे का व्यापक उपयोग, द्वितीय नगरीय क्रांति के दौरान किया गया। द्वितीय नगरीय क्रांति के दौरान किया गया। ठीक है, लोहे का व्यापक प्रयोग कब किया गया? द्वितीय नगरीय क्रांति के दौरान किया गया था। और मैं बताऊं आपको, सिंहभूम और मयूरभंज दो ऐसे स्थान थे जहां से इस समय लोहे की प्राप्ति की जा रही थी द्वितीय नगरीय क्रांति के दौरान, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कि सिंहभूम व मयूरभंज से इस समय लोहे की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, इस समय सिंहभूम व मयूरभंज से और लोहे की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये एक बेसिक परिचय था जो हमने यहाँ पे जाना। और ये जो काल था 600 BC से 300 BC का, इस काल की जो अधिकांश जो जानकारी मिलती है वो हमको जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य से मिलती है। लेकिन मूल रूप से इसमें भी हम देखें, कोई एक साहित्य को हम सेलेक्ट करें तो वो हमें मिलती है बौद्ध साहित्य से, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था। ये फैक्ट भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। फिर हम चलेंगे अगली स्लाइड पे, है ना। हम इसको मिटाएंगे और हम अगली स्लाइड की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस काल की अधिकांश जानकारी बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखा गया है ना, बौद्ध साहित्य और जैन दर्शन, जैन साहित्य जो है प्राकृत में लिखा गया है ना। इस काल की अधिकांश जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों इसका एक बेसिक परिचय। अब हम इसकी विशेषताओं पे आते हैं और इसकी कुछ आर्थिक विशेषताएं हम जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतारें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार फिर आपको एक ब्रीफ में समझा दूं। द्वितीय नगरीय क्रांति का समय विद्यार्थियों 600 BC से 300 BC के बीच में माना जाता है, और वैदिक सभ्यता के बाद और मौर्य काल से पहले का समय को हम द्वितीय नगरीय क्रांति का नाम देते हैं। इसकी क्या विशेषताएं थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें प्रमुख घटनाएं जो हुई वो महाजनपद, जिसमें 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं। नवीन धर्मों के उदय में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, चारवाक वगैरह वगैरह इनको पढ़ते हैं। इसके अलावा मगध का उत्कर्ष भी हम द्वितीय नगरीय क्रांति में पढ़ते हैं, जिसमें हर्यक वंश, इक्ष्वाकु वंश और नंद वंश तीनों को पढ़ते हैं। और जैसे ही नंद वंश की समाप्ति करके और नंद वंश को समाप्त करके और चंद्रगुप्त मौर्य काल की स्थापना करते हैं, वहीं जाके हमारा द्वितीय नगरीय क्रांति वाला टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, और मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। ठीक है, और हम अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। तो आप इसमें हेडिंग डाल दें प्रमुख विशेषताएं, और प्रमुख विशेषताओं में आ जाएगा हमारा क्या,
आर्थिक विशेषता हम पढ़ लेते हैं इसकी, है ना। ठीक है विद्यार्थियों, आर्थिक विशेषता हम पढ़ेंगे। और आपको ये डायग्राम में बनाया हूँ ना विद्यार्थियों, ऐसा डायग्राम आपको आपके जो रजिस्टर में है वो बनाना है, ताकि जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो ये डायग्राम आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा, है ना। ये आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा कि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विशेषताएं हेडिंग डाल देता हूँ, विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं हेडिंग डाल के और उसमें 1 नंबर पे मैं डालता हूँ आर्थिक विशेषता, है ना, आर्थिक विशेषताएं, है ना। और आर्थिक विशेषताएं इसमें भी मैं ए नाम से डाल देता हूँ कृषि, क्योंकि कृषि से ही सब कुछ हो पाया था। ठीक है, कृषि। ठीक है, तो कृषि विद्यार्थियों, कृषि से ही यहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। और कैसे कैसे कृषि हुई उसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं सीधा लिख ही देता हूँ, मैंने बोल के सुनाई दिया है आपको, बहुत ज़्यादा हम इसमें लिखेंगे नहीं। कि देखो लोहे के जो औजार थे, लोहे की खोज व उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र व उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कारण अधिशेष उत्पादन हुआ, जिसके कारण अधिशेष उत्पादन, है ना, सरप्लस वैल्यू जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अधिशेष उत्पादन हुआ, जिसके चलते अधिशेष उत्पादन के चलते, है ना, जिसके चलते व्यापार वाणिज्य व मुद्रा व्यवस्था में वृद्धि हुई, जिसके चलते व्यापार वाणिज्य व मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली लिख सकते हैं, मुद्रा प्रणाली में वृद्धि हुई, जिसके कारण नगरीकरण हुआ, ठीक है, जिसके कारण नगरीकरण हुआ विद्यार्थियों। तो ये था नगरीकरण। और नगरीकरण हुआ इस समय जो है जो नई पद्धति से कृषि की जाने लगी, रोपाई विधि आई, है ना, और गहरी जोत लगाई जाने लगी, है ना, हलों के प्रयोग से। तो इस कारण से जो है यहाँ पे जौ और गेहूं जैसी फसल का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर होने लगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात और लिखना चाहूँगा कि लौह उपकरण व कृषि की रोपाई विधि का प्रयोग किए जाने के कारण चावल व जौ की कृषि अधिक की जाने लगी, है ना, चावल व जौ की कृषि अधिक की जाने लगी।
और चावल की जो है विभिन्न किस्मों की जानकारी हमें और इस काल में देखने को मिलती है ना। मैं आगे लिखूंगा, सूत्र ग्रंथों में सूत्र सूत्र ग्रंथों में हमें चावल की विभिन्न किस्मों की जानकारी मिलती है। विभिन्न किस्मों की जानकारी, विभिन्न किस्मों की जानकारी मिलती है ना। जैसे कौन कौन सी किस्मों की जानकारी मिलती है विद्यार्थियों चावल की? तो इसमें मैं लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखूं कृष्ण ब्रीही, है ना, कृष्ण ब्रीही, कृष्ण ब्रीही, कृष्ण ब्रीही में ब्रीही, कृष्ण ब्रीही में सॉरी, जो ब्री है वो बड़ा ही आएगा ना, थोड़ा सा कटपटा सा लग रहा है, मैं इसको मिटा के फिर से लिखना चाहूँगा, कृष्ण ब्रीही, ये ठीक है। कृष्ण ब्रीही, महाब्रीही, है ना, कृष्ण ब्रीही, महाब्रीही, यवन, हाटक, यवन, हाटक, है ना, ये क्या है? कृष्ण ब्रीही, महाब्रीही, यवन है, हाटक है, और पास्टिक है, पास्टिक, इस प्रकार की जो है चावल की किस्मों के नाम है ये, है ना। पास्टिक है, वे पास्टिक आदि, ठीक है। ये चावल की किस्मों के नाम है विद्यार्थियों, जो हमें सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं? ये सूत्र ग्रंथों में ना। और आपको पता होगा सूत्र ग्रंथ किस काल में लिखे गए थे? 600 बीसी से 300 बीसी के काल में लिखे गए थे। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना सूत्र ग्रंथ को। देखो मैंने इसीलिए पढ़ाए थे ताकि वो उस समय था ना। कई लोग क्या है ना कि पढ़ाते नहीं, उस क्रम से नहीं पढ़ाते, मतलब टॉपिक को कनेक्ट नहीं करते, वो अलग अलग करके पढ़ा देते हैं, कोई कहाँ पढ़ा दिया, कोई कहाँ पढ़ा दिया। इतिहास कहता ही क्रमबद्धता है कि आप क्रमबद्ध जीवन जिए, क्योंकि इतिहास हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें परीक्षा पास करनी है। इतिहास हमको इसलिए पढ़ना है कि हमको जिंदगी पास करनी है। विद्यार्थियों, नौकरी तो जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भाड़ में जा। क्यों? क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 95% लोग बिना गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मात्र 5% लोग ही गवर्नमेंट होंगे पूरे भारत में, जितनी भी संख्या है उसका। तो आप अब अंदाज़ा लगाइए कि वो 95% लोग क्या बेहतर जीवन नहीं जी रहे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना नौकरी वाले नौकरी वालों से ज़्यादा संख्या में हैं और उनसे ज़्यादा अधिक सुविधा में वो जी रहे हैं और स्वतंत्र रूप से श्वास ले पाते हैं। फिर जॉब में क्या है ना कि एक जीवन, मतलब आपका सब कुछ सेट रहता है, समय सेट रहता है, कम मेहनत में, और आपको यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब जॉब लगने के बाद, है ना। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं। इसके अलावा देखो विद्यार्थियों, सॉरी, जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथों से भी कुछ चावल की किस्मों की जानकारी मिलती है। जैन व बौद्ध ग्रंथ ही हैं अधिकतर तो ना, जैन व बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथ तो क्या बौद्ध ग्रंथ ही हैं, है ना, अधिकतर तो बौद्ध ग्रंथ ही हैं। जैन व बौद्ध ग्रंथों से भी चावल की विभिन्न किस्मों की जानकारी मिलती है। विभिन्न किस्मों की जानकारी मिलती है ना। जैसे यहाँ से कौन कौन से मिलते हैं? तो यहाँ से जो मिलते हैं विद्यार्थियों, वो हमें मिलते हैं महासली, गंधसली, है ना, महासली, गंधसली,
रक्तसली, कालमसली, इस प्रकार के नाम मिलते हैं, है ना। तो जैसे मैं लिखूं महासली, है ना, महासली, रक्तसली, महासली, रक्तसली, गंधसली, गंधसली, और गंधसली के बाद में एक नाम और मिलता है, सॉरी आंखों में जलन होने लगी है, दरअसल पूरे 2 बज गए हैं, रात के 2। आपको दिख रहा है इस समय, घड़ी में, मोबाइल में दिख रहा होगा, रात के 2 बज रहे हैं। आंखों में जलन होगी तो क्या होगा, और जलन नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। तो गंधसली, महासली, रक्तसली, कामल नहीं है, कालमसली, कालमसली आदि, ठीक है, कालमसली आदि। तो ये कुछ विद्यार्थियों चावल की किस्में थी जिनकी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। और अब यहाँ पे जो कृषि का जो विस्तार हुआ था, उस विस्तार के आधार पे और यहाँ पे जो है 3 प्रकार के गांव बस गए थे, सामान्य गांव, शिल्प गांव और सीमांत गांव, ठीक है। तो उन गांवों को हम पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अगली स्लाइड पे आते हैं और इसको एक बढ़िया डायग्राम बना के और तीनों को एक साथ ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं मिटा दिया विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ में तो आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और मेरी मेहनत भी बोल रही होगी इतना तो कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो विद्यार्थियों, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कोई भी बंदा जिसने आज तक इतिहास नहीं पढ़ा हो, सीधा मेरी क्लास देख रहा हो, वो भी सीधा प्रोफेसर बन सकता है, क्योंकि मैं 0 से लेके शून्य से शिखर तक पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक शब्द को बताता हूँ, प्रत्येक चीज़ को कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे से, एक दूसरे टॉपिक को जोड़ता हूँ और फिर जाके उसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूँ, तब जाके आपको जो चीज़ें डिलीवर करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाती होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, कृषि क्षेत्र में विस्तार के कारण, कृषि क्षेत्र में विस्तार के कारण 3 प्रकार के गांव, 3 प्रकार के गांव विकसित हुए, 3 प्रकार के गांव विकसित हुए, ठीक है। तो 3 प्रकार के गांव में विद्यार्थियों देखो कौन कौन से गांव आएंगे। इसमें एक तो मैं लिखूं सामान्य गांव, है ना, सामान्य गांव। एक आ जाएगा हमारा शिल्प गांव, है ना, और एक आ जाएगा हमारा सीमांत गांव, ठीक है, सीमांत गांव। ये 3 प्रकार के गांव विद्यार्थियों हमें यहाँ पे देखने को मिले। तीनों की क्या क्या विशेषताएं थी मैं सीधा लिख ही देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना, ताकि आज की क्लास भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ विद्यार्थियों, सामान्य गांव जो थे, इसमें सभी जो है जाति या मैं लिखूँ वर्गों के लोग निवास करते थे, वर्गों के लोग निवास करते थे, निवास करते थे, ठीक है। ये सर्वाधिक थे, ये गांव ही सर्वाधिक थे, है ना, ये सर्वाधिक थे। इसका जो मुखिया होता था गांव का मुखिया जो होता था वो भोजक कहलाता था। कौन कहलाता था? भोजक कहलाता था, और आनुवांशिक होता था, है ना। ये क्या होता था? मुखिया आनुवांशिक होता था। गांव का मुखिया भोजक कहलाता था। कर यहाँ से जो वसूला जाता था विद्यार्थियों, वो 1/12 से लेकर और 1/6 तक कर वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। इतना कर जो है यहाँ से वसूला जाता था, ठीक है। ये तो था सामान्य गांव।
ठीक है। शिल्प गांव में केवल जो है शिल्पी लोग आते थे, है ना, जो कि नगर व सेतु के मध्य सॉरी नगर व शहर के मध्य एक सेतु का काम करते थे, है ना। शिल्प लोग जो होते हैं ना, शिल्पी जो होते हैं, वो आते थे इसके अंतर्गत, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसमें शिल्पी शिल्पी लोग शामिल रहते थे, शामिल होते थे, है ना। ये गांव व शहर के मध्य सेतु का काम करते थे, सेतु का काम करते थे। मतलब ये न तो गांव थे पूरे और न शहर ही थे पूरे, है ना, मध्य की स्थिति में थे एक तरीके से। कुछ विशेषता गांव की भी थी तो कुछ शहर की भी थी। सीमांत गांव वो गांव थे जो गांव से बाहर, शहर से बाहर, और मतलब कहीं दूर, और जो लोग बसे रहते थे, जिनको हम जो है मतलब शिकारी लोग वगैरह यहाँ पे रहते थे, शिकारी लोग रहते थे, है ना। ऐसे गांव जहाँ जो दूर सीमांत क्षेत्रों में बसे थे और जहाँ पे शिकारी लोग रहते थे, है ना। जंगलों से संलग्न थे ये, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जंगलों से संलग्न दूर सीमांत गांव जहाँ शिकारी आदि निवास करते थे, है ना, शिकारी आदि निवास करते थे, ठीक है। जहाँ शिकारी आदि निवास करते थे वो होते थे सीमांत गांव, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के गांव जो है विकसित हुए। और किसान भी यहाँ पे 2 प्रकार के हो गए थे, किसानों की भी 2 श्रेणियां बन गई थी। वो मैं अगली विशेषता के रूप में, ये विशेषता चल रही है, इसमें मैं एक अगली विशेषता लिखूंगा यहाँ पे। इस समय किसानों की भी 2 श्रेणियां बन गई थी, है ना। किसानों की भी 2 श्रेणियां बन गई थी। कौन कौन सी श्रेणी थी विद्यार्थियों? 2 श्रेणियां किसानों की कौन कौन सी थी, मैं बात करूं यहाँ पे। एक तो थे छोटे किसान और एक थे बड़े किसान, है ना। तो मैं यहाँ पे बात करूं तो 1 नंबर पे आ जाएगा छोटे किसान, है ना। छोटे किसान जो थे, इनको कुटुंबीय कहा जाता था विद्यार्थियों। क्या कहा जाता था? कुटुंबीय कहा जाता था। और ये गरीब होते थे, है ना, ये गरीब होते थे, ठीक है, ये गरीब होते थे। दूसरे प्रकार के जो किसान होते थे विद्यार्थियों, उसमें मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे नंबर 2 पे बड़े किसान, है ना। बड़े किसानों को गृहपति कहा जाता था एक तो, है ना। क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। धनी होते थे, है ना, पैसे वाले होते थे, है ना, धनी होते थे। जैसे अनाथ पिंडक का नाम सुना होगा आपने, अनाथ पिंडक, है ना। मेढक भी एक जो है, मेढक घोषित, है ना, मेढक घोषित आदि, ये कुछ जो है बड़े किसान थे, पैसे वाले किसान थे, जिनके पास ढेर सारी संपत्ति होती थी, है ना। और इस प्रकार से विद्यार्थियों 2 प्रकार के किसान हमने यहाँ पे पढ़े, छोटे किसान और बड़े किसान। ये था द्वितीय नगरीय क्रांति के अंतर्गत आर्थिक विशेषताओं में पहला पॉइंट, जो हमने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत
ये लिखा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे दूसरी विशेषता के रूप में। आर्थिक विशेषताओं में पहली विशेषता हमने ए जो पॉइंट डाला वो कृषि डाला, अब बी पॉइंट जो डालेंगे वो हम व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हमारा ठीक ठाक समय हो गया है, 2:10 हो चुके हैं रात के, और अब जो है आँखों में जलन हो रही है, थकावट हो रही है। तो ठीक है विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मज़ा लेते रहिए।